हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक कोशिश और मैं हूं आपका मास्टर जी। तो बेटा जी जल्दी आ जाओ, क्योंकि आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ही जबरदस्त चीजें करने जा रहे हैं। एंड तक जरूर देखना, आज बहुत कुछ सीखने जा रहे हो। आज की क्लास से नीट 2027 के आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे मेरे बेटा। तो चलो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वाली क्लास। तो जल्दी आ जाओ मेरे बच्चे, जुड़ चुके हैं मेरे साथ 13.5 करोड़ बच्चे भारत के कोने कोने से और बीच में से भी। तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सक्षम राज, वंशु, अमीश, सारा, जमीर, गार्गी, अनु वर्मा, भैरव प्रसाद, इसबा। जल्दी आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, केतन, सिमरन, मिस मिस्ट्री। ओ एक बच्ची का नाम है मिस मिस्ट्री। बच्चे एक बच्चा पूछ रहा है, एक नहीं कई सारे पूछ रहे हैं तबीयत कैसी है। तबीयत ठीक है भाई, अब इंप्रूव हो रहा है, दवाई खा रहे हैं तो उससे फर्क पड़ा है, ठीक है। पर 2 दिन तो मैं बता नहीं सकता, मेरी क्या हालत खराब थी भाई, मतलब बेड से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर 2 दिन तो भाई मुझे लगा भाई ये क्या हो गया। तो चलो, होता रहता है जीवन में, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सभी बच्चे मेरे आ चुके हैं, तो पढ़ाई शुरू की जाए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मनस, तनु, यश, सीता देवी, राठेर, वैष्णवी। चलो भाई, तो पढ़ाई शुरू की जाए, सब लोग आ जाओ, जल्दी शुरू करते हैं। और आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 11। सुनो, कुछ बच्चों ने बेटा हो सकता है बाद में ज्वाइन किया होगा, तो उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, ये 11वां नंबर लेक्चर है, तो बीच में से मत देखना स्टार्ट करना कोई भी लेक्चर। आप क्या करना, पहले अगर आपने नया ज्वाइन किया है तो पहले लेक्चर 1 देखना, फिर उसके बाद लेक्चर 2, लेक्चर 3। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा सब कुछ सीक्वेंस में होता है ना, क्योंकि लेक्चर 4 में मैं वो कराऊंगा, उसका आधार जो है वो मैंने लेक्चर 3 में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें जरूर ध्यान रखना है। और हाँ, हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है बेटा। कई बार बेटा रास्ते में तुम्हारा मन करेगा यार मुझसे नहीं होगा, अरे छोड़ दूं, मुझसे नहीं होगा, ये नॉर्मल है बेटा। किसी भी सिंसियर बच्चे के मन में ऐसा आना बहुत कॉमन होता है। बट जो फेलियर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो हार मान के बैठ जाते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। बट बेटा जो अच्छा बच्चा है वो अड़िग रहता है, हाँ अभी नहीं हो रहा, मैं मेहनत करूंगा, मैं कर लूंगा, ठीक है। ऐसे वो अड़िग है, वो लगा रहता है, प्रैक्टिस करता है। और ध्यान रख, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आप उतने अच्छे होते जाते हो न्यूमेरिकल पार्ट में। देखो आप लोगों को जनरली क्या होता है, आप लोग प्रॉब्लम होती है आपको फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट है और आप में यही न्यूमेरिकल से डर डर के यही कि मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ के किताब रख देते हो साइड में। तो मेरे बेटा ऐसे नहीं होता, उसमें लगे रहना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि इन्हीं में ऐसा है कि जो आपके न्यूमेरिकल पार्ट आता है, तो न्यूमेरिकल पार्ट तेरा अच्छा होगा। अरे मैं ही कराऊंगा, 100% न्यूमेरिकल फोड़ोगे आप, ठीक है ना। तो बस लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी, सब बढ़िया कर लोगे आप लोग। और आप जैसे बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं, अलग से कोई सींग नहीं लगे होते, ठीक है। तो आप ही डॉक्टर बनोगे, आप ही जैसे बच्चे क्रैक करते हैं। बट हाँ, बस हिम्मत मत हारियो, पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी जीती है। बचपन में कहानी पढ़ी थी ना कछुए और खरगोश वाली, कि भाई खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। बट खरगोश क्या है, एक बार दौड़ा रुक गया, फिर कुछ देर आराम करके फिर दौड़ा फिर रुक गया। बट कछुआ आराम आराम से कंसिस्टेंटली चलता रहा बिना रुके, तो कछुआ जीत जाता है। तो बेटा आपको सुपर इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है नीट क्रैक करने के लिए, आपको कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। अगर तुम डेली पढ़ोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली क्लासेस करोगे, तो बेटा आप जीत जाओगे, विश्वास मानो, ठीक है। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बस डीवी ब्रो को पकड़ के चल। पूरे भारतवर्ष में दूर दूर तक जिसको केमिस्ट्री के कंसेप्ट न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं, वो बेटा डीवी ब्रो के पास ढूंढता हुआ आता है और उसका यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। और इसलिए नहीं कि डीवी ब्रो कुछ कराता है, वो बच्चा अपने से मेहनत करता है, क्योंकि उसको चीजें सारे कंसेप्ट अगर समझ में आएंगे, हम कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं ये समझ में आएगा, तो हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो इसी के साथ चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ तो चलो शुरू करते हैं। सब लोग दिल थाम के बैठना, मजा आ जाएगा बहुत बहुत सब लोग। अरे टेस्ट सिलेबस कुछ नहीं है, टेस्ट सिलेबस आपको मिला होगा ना, पहला जो वो शुरुआती वाला पार्ट है वो आपका हो जाएगा। उसमें जो भी आ रहा है टेस्ट में वो आपका हो चुका है। बस एक छोटा सा पार्ट है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो हम कल करेंगे, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो कर लेना। माइनर टेस्ट है तुम्हारा, तो उसमें आपका जो भी आएगा वो आपका पार्ट हो चुका है यहाँ पर। हाँ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी है उसमें, जो टेस्ट में आ रहा है वो हमारा कल होगा, ठीक है भाई। तो चलो तो शुरू करें। बहुत बहुत बढ़िया। तो क्या सारे बच्चे तैयार हैं? जल्दी से बता दो मेरे 13.5 करोड़ नन्हे मुन्ने बच्चों, तैयार हैं? तो जल्दी से यहाँ पे क्लोरोफिल वाले हरे दिल दे दो, ताकि शुरू करते हैं आज की धांसू वाली पढ़ाई, ठीक है। तो शुरू करें। हाँ है, कल छुट्टी है? अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कल छुट्टी है, तो चलो कोई नहीं, कल छुट्टी है तो आज ही करा देंगे। कल छुट्टी है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, आज ही कर लेंगे, ठीक है भाई। तो चलो तो शुरू करते हैं। अरे टेस्ट में तेरा जितना आना है उससे ज्यादा तो मैं करा चुका हूं तेरे को, ठीक है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा, ठीक है। हाँ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो हम आज ही कर लेंगे, तो टेंशन मत लो। तो चलो शुरू करते हैं। सब दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो सुनो सुनो सुनो, अब मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं, सब लोग अब दिल थाम के बैठना। तो सर आज हम क्या करेंगे? आज सबसे पहले करेंगे अपन छोटी सी रिवीजन। ओके सर जी, कर लेंगे अपन रिवीजन। उसके बाद क्या करेंगे? रिवीजन के बाद मेरे बेटा मैं आप लोगों को कराऊंगा आज, हाँ, कंसंट्रेशन टर्म, हमने मोल, फ्रैक्शन, मोलैलिटी, इनका हम थोड़ा सा और एप्लीकेशन करेंगे। अच्छा ठीक है। और फिर होती है उसमें पीपीएम एंड पीपीबी। ओके सर ये और उसके बाद आज ही कराऊंगा मैं लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ओके, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ओके ठीक है, ये क्या होते हैं सर? सब बताऊंगा मेरे बेटा को, घबराइयो मत, ठीक है सर। करा दो सर, करें शुरू। आर यू गाइस रेडी? यस सर, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो चलो अब सब लोग, हाँ चलो भाई शुरू करें, चलो भाई शुरू किया जाए। सब लोग अब दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो चलो मेरे बच्चे सब तैयार। तो चलो पहले छोटी सी रिवीजन, कल क्लास में हमने क्या किया था शाम में, हाँ ना, हाँ ठीक है सर, करा दो ना सर। तो चलो अपन करते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है, करें भाई, ठीक है सर कराओ। तो सुनो भाई, पिछली क्लास में हमने किया था पहला मोलैलिटी किया था। हाँ सर मोलैलिटी किया था। तो क्या होता है मोलैलिटी? जल्दी से बोलो, ये रिवीजन मैंने नहीं करानी, मेरे बच्चों ने करानी है। बहुत बढ़िया। तो मोलैलिटी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में दिखाता है ये। तो कैसे निकालेंगे फॉर्मूला? ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यस सर आपने कराया था, और नीचे में लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मेरे बेटा ये ग्राम में दिया हो तो ये किलोग्राम में होना चाहिए, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। अच्छा हाँ, बच्चे कह रहे सर बीच में अटक क्यों गया था? तो चलो अब आ गया, हाँ तो ठीक है। तो इसको 1000 से डिवाइड किया। आ गया भाई, आ गया, वापस आ गया। मैंने बताया ना, एलियंस कभी कभी पकड़ लेते हैं भाई सिग्नल्स, है ना, जब उनको केमिस्ट्री सीखनी होती है। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 पलटी मार के मेरे बेटा ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल चिंता ना कर, ले मैं आ गया मेरे बेटा थोड़ी देर में। तो ठीक है भाई। तो चलो, तो मेरे बेटा जी को समझ में आ चुका है इतना, बहुत बढ़िया सर, मोलैलिटी अच्छे से समझ में आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओ जी देख लो, अरे देख लो, लैग आ गया? नहीं आएगा मेरे बेटा अब लैग, ठीक है। लैग कैसे होएगा भाई? ठीक तो आ रहा है, तो आ गया होगा ना, दोबारा देखो जरा। हाँ आ गया होगा, रुको एक सेकंड में करवाता हूँ। उधर तो आ गया। तो चलो अब आ गया होगा। अब मेरे बेटा जी को दिख रहा होगा, सब लोग अब दिल थाम के बैठो। ठीक है। तो चलो अब मेरे बेटा आपको दिख गया होगा।
तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब मैं आपको दिख रहा हूं, शायद बिल्कुल अच्छे से दिख रहा हूं, जल्दी से बोलो क्या मैं दिख रहा हूं? हो जाता है बेटा, कोई नहीं, चलो ठीक है, अब परफेक्ट है। अब चलो शुरू करते हैं, बस रिवीजन ही कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब वापस से मैं दिख रहा हूं अपने बच्चों को, अब जल्दी से बता दो क्या मैं दिख रहा हूं सभी को? बहुत बहुत बढ़िया, अब दिख रहा हूं भाई, ये देखो चलो भाई, तो सब लोग ध्यान से देखना, आप लोग शुरू करें, रिवीजन सारा फोकस यहाँ पे आ जाओ। देखो भाई, अब ईमानदारी से देखना, मोलैलिटी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अब आ जाओ पूरा फोकस, अब बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है, ओके। तो मोलैलिटी मेरे बच्चों को इतना समझ में आ चुका है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेंपरेचर पे निर्भर नहीं करती। उसके बाद हमने किया था क्या मेरे बेटा? हमने किया था मोल फ्रैक्शन। हाँ सर, मोल फ्रैक्शन किया था, उसको जाई से दिखाते हैं। अगर मान ले सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, पिछली क्लास में बताया था, कल की क्लास में शाम में, सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन का मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो है ना। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट के मोल बाय टोटल मोल, बहुत बढ़िया, सॉल्यूट के मोल बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितने होंगे? सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। हाँ सर जी, ये सब किया था, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आ जाएगा। करें शुरू, करें शुरू, यस सर जी करा दो शुरू। तो चल शुरू करते हैं। अब मैं मोल फ्रैक्शन पे और क्वेश्चन कराता हूं, कल एक ही क्वेश्चन कराया था, एक दो क्वेश्चन कराए थे, अब हम और क्वेश्चन करते हैं। तो चलो मोल फ्रैक्शन के फटफट क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे सारे लोग, ठीक है सर, कर लेंगे सर, ओके। तो चलो अब ये बताओ मुझे, कम ऑन, मोल फ्रैक्शन के मेरे बेटा क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते, चलो खूब प्रैक्टिस करते हैं। अब इस क्वेश्चन को दिल थाम के बैठना, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है, अरे इधर देख लो, देखो शुरुआत में एक बार वो क्या हो गया, एलियन ने क्या पकड़ लिया, तुम्हारा इधर टेंशन चला रहा है, इधर है, इधर आ जाओ वापस, पूरी टेंशन अपने डीवी प्रो पे लगा दो। देखिए क्वेश्चन समझ में आएगा, बढ़िया से करते हैं, मस्त तरीके से करते हैं, ठीक है सर। अब ये क्या कह रहा है? ये कहता है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू 16 ग्राम मिथनॉल टू मेक द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल एज 0.25। कम ऑन मेरे बेटा, ये अपन को करना है, तो कैसे कर सकते हैं भाई? कितना पानी का अमाउंट डालूं, वेट पूछ रहा है, ओके। दैट शुड बी एडेड टू 16 ग्राम मिथनॉल टू मेक मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल एज 0.25। तो बेटा वाटर और मिथनॉल, वाटर को W से दिखा देता हूं और मिथनॉल का सॉल्यूशन है, मिथनॉल को चल मैं M से दिखा देता हूं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्वियस है आपका मिथनॉल का कह रहा है मोल फ्रैक्शन, मिथनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.25 हो जाना चाहिए। मिथनॉल का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? कर सकते हैं, कर लगा दिमाग, दिमाग लगा मेरे बेटा, कर सकते हैं सारे बच्चे, अरे कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में आया? कितना पानी का वेट डालूं, पहले मोल निकाल लेना पानी के कितने, अगर पानी के मोल पता होंगे तो उसका वेट तो निकाल ही सकते हैं बेटा, है ना। तो अब हमें क्या करना है कि भाई कह रहा है 16 ग्राम मिथनॉल है, उसमें कितना पानी का वेट डालूं ताकि मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल 0.25 हो जाए। चल मैं हल्का सा हिंट देता हूं, मान ले पानी के मैंने डाले n मोल, पानी के n मोल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल कैसे लिखेंगे? मिथनॉल के मोल बाय टोटल मोल, मिथनॉल के मोल प्लस पानी के मोल। मिथनॉल का वेट दिया है तो मिथनॉल के मोल वेट से निकाल सकते हैं, चल उसे फिर पानी के मोल निकालेंगे, क्योंकि मिथनॉल का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, पानी के मोल निकाला है तो फिर पानी का वेट आ जाएगा, उतने मोल में कितना वेट होगा, कर सकता है मेरा बेटा, ठीक है। चलो अब मैं इसको मैं दिखाता हूं भाई, मिथनॉल का मोल फ्रैक्शन इतना होना चाहिए 0.25। कैसे निकालेंगे मिथनॉल का मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूशन में मिथनॉल के मोल, हाँ बिल्कुल सर, बाय टोटल मोल, टोटल मोल होंगे मिथनॉल के मोल प्लस वाटर के मोल, यस। अरे मिथनॉल के मोल बाय टोटल मोल, टोटल मोल तो मिथनॉल के मोल प्लस वाटर के मोल, सही बात है सर, हो गया। मान लिया इसके मोल NW, मिथनॉल के मोल कितने हैं? मिथनॉल का वेट दे रखा है तो मिथनॉल के मोल कितने आ गए सर? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मिथनॉल का मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज मिथनॉल, मॉलिक्यूलर वेट निकाल, एक कार्बन 12, 3 और 1 4, हाइड्रोजन का 4, एक ऑक्सीजन का 16, 16 4 20 12 32 सर, 32 ग्राम, 32 है मॉलिक्यूलर वेट मिथनॉल का, यस यस। तो बेटा ये 16 दूनी 32, 1/2 0.5 मोल है, बहुत बढ़िया। मोल फ्रैक्शन 0.25 होना चाहिए। मिथनॉल के कितने मोल है? 0.5 मोल है, मिथनॉल के मोल 0.5, तो ले वाटर के मोल आ गए, इतने मोल वाटर होना चाहिए सॉल्यूशन में, शाबाश। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, ठीक है सर, ले आते हैं सर। तो ले 0.5 प्लस वाटर के मोल, इसको इधर ले गए, 0.25 को नीचे ले आए। अब बस देख बच्चा कैलकुलेशन में गलती कर सकता है और कोई गलती होने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना कैसे करेंगे। इधर इधर हटाया तो एक आया, उसके बाद 2 डिजिट तो 0, इधर हटाया तो एक आया, उसका 1 डिजिट है, आहा 5 25 25, ओहो एक 0 से 0 गया, सही बात है, 5 दूनी 10, ये सब 2 बच गया पूरा। तो ले, तो यहाँ NW कितना आ गया? यहाँ 2 था, इधर 0.5, ये इधर जाके माइनस का हो गया, बहुत बढ़िया। 2 में से आधा चला गया सर, 1.5 मोल पानी है, 1.5 मोल पानी का वजन कैसे निकालेगा बेटा? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ले पानी के 1.5 मोल का वजन कितना हो जाएगा? पानी के 1.5 मोल है, वेट निकालना है 1.5 मोल का, मॉलिक्यूलर वेट पानी का 18 होता है, पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18, तो ले 1.5 मोल पानी का वजन आ गया, 1.5 × 18 ग्राम, बहुत बढ़िया। तो ले ये हो गया 18 और 9 27, सर जी 27 ग्राम, सर जी बहुत ही तुच्चा, महा तुच्चा, बोल सच्ची बोल, समझ में आया? और सच्ची बोलो, 78% बच्चों ने कर दिया, स्वयं सिद्धि, वेरी गुड, मिठू प्रजापति, शीजा अख्तर, प्रणव रॉय। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। अब देखो बच्चों से इसमें गलती क्या होती है, सुन ले मेरे बेटा, बच्चों से बहुत बड़ी गलती होती है मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस में। देखिए क्वेश्चन तुम में से बहुत सारे अटकेंगे, ठीक है, अच्छा क्या मैं अब ये कह रहा हूं बच्चे से, दिल थाम के बैठ, इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा जाएगा मेरे बेटा एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली से पहले नहीं रुकेगा, और मैं लेके जाऊंगा आपको एम्स दिल्ली। इस क्वेश्चन को जो बच्चा समझेगा वो एम्स दिल्ली जाएगा, एम्स दिल्ली मैं लेके जाऊंगा, और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में, बताओ कौन सी गाड़ी में लेके जाऊं? दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है, बताओ कौन सी गाड़ी में लेके जाऊंगा? कोई कह रहा है लैम्बोर्गिनी, कोई कह रहा है रोल्स रॉयस, कोई कह रहा है सर उसमें लेके जाएंगे सर फरारी में। नहीं बेटा ये तो सस्ती है, मैं इससे भी महंगी गाड़ी में लेके जाऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हें रेलगाड़ी में लेके जाऊंगा बेटा। एक रेलगाड़ी की कीमत मेरे बेटा कई सारी मर्सिडीज BMW लैम्बोर्गिनी से ज्यादा होती है बेटा, तो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी रेलगाड़ी में मैं तुम्हें एम्स दिल्ली लेके जाऊंगा, ठीक है। ये देख बुगैटी, बुगैटी है दुनिया की, सही बात है भाई, एक रेलगाड़ी की कीमत किसी भी बुगैटी से ज्यादा होती है, तो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी इस रेलगाड़ी, ठीक है। तो चलो भाई, तो इसी के साथ शुरू करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन क्या है, हाँ मैंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH सॉल्यूशन, सॉल्वेंट ना दिया हो तो पानी मानना होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH सॉल्यूशन is found to be 0.1, ओके 1 से ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है, तो बेटा किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन, हाँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH सॉल्यूशन का मतलब मैंने बोला ना, सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन का मतलब उसमें मौजूद सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अच्छा ठीक है सर, कह रहा है कैलकुलेट
कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन है। ये कैसे करेंगे सर? मोल फ्रैक्शन NaOH सॉल्यूशन का दे रखा है 0.1, कह रहा है मोलैलिटी बता दो। अरे सर जी ये कैसे होगा? तो चलो चलो अब मैं सर समझाता हूं, या करना चाहोगे? चलो नियरेस्ट इंटीजर में आंसर करो, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर करो, मैं देखता हूं किस किस को आता है। देखा धीरे धीरे स्तर बढ़ता जाएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन मेरे बेटा, कम ऑन कम ऑन रे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से कर दो। जल्दी बताओ, करने का टाइम दे रहा हूं, सोचो सोच लो, अरे सोच लो। चलो अब मैं कराता हूं, सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है मेरे बेटा? सोच लिया होगा। अब इंटीजर टाइप का मैं ऑप्शन दे रहा हूं, बिल्कुल मत घबराना सर, ये तो इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन है, ठीक है? सफिशिएंट, मैंने अपने बच्चों को समय दे दिया, तो सुनते चलो। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज 0.1। सर ये तो इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन है सर, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसकी मोलैलिटी पूछी है, सर ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे? मैंने आपको बेसिक फंडा बताया, जब भी इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन आए, जो कंसंट्रेशन टर्म दी है उसका मतलब लिखना है। अब सर मोल फ्रैक्शन 0.1 का क्या मतलब कैसे लिखें? तो घबरा मत, देख इसका मतलब निकालना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखियो, मजा आ जाएगा, ठीक है सर? आपका NaOH सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है 0.1, सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन का मतलब उसमें मौजूद सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है सर? तो NaOH का मोल फ्रैक्शन है ये, ओके सर, ध्यान से देखियो। तो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन में NaOH के मोल बाय टोटल मोल, NaOH के मोल बाय टोटल मोल, टोटल मोल होंगे NaOH के मोल प्लस वाटर के मोल। बोल बेटा इतना आ गया समझ में? शाबाश सर जी। ये दे रखा है कितना? 0.1 दे रखा है ये, हाँ। अब हम क्या करते हैं, इसको मेरे बेटा इसका मतलब निकालना है। NaOH का मोल फ्रैक्शन 0.1 दे रखा है क्वेश्चन में, अब इसका मतलब कैसे निकालेंगे? ध्यान से देख, मैं 0.1 को एक डेसिमल हटाया तो आया 1, उसके बाद एक संख्या है तो 0। 0.1 को लिख सकता हूं 1/10, लिख सकता हूं 1/10, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब मेरे बेटा इसका मतलब निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम रिलेट करते हैं, रिलेट करते हैं, ध्यान से देखना। एक खुशी राजभर इधर देख ले पगलू, सुनो। अब हम रिलेट कैसे करेंगे? अगर NaOH का 1 मोल है, हाँ, तो टोटल मोल बेटा उस समय 10 होंगे सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में रिलेट किया, अगर NaOH का 1 मोल है न्यूमरेटर में, तो नीचे डिनोमिनेटर में टोटल मोल है। अगर NaOH का 1 मोल है तो टोटल मोल 10 है मेरे बेटा। NaOH का अगर 1 मोल है तो टोटल मोल 10 है, ठीक है? तो NaOH का 1 मोल तो पानी के 9 मोल होंगे, तभी तो टोटल 10 हुए। समझ मेरे बेटा? मोल फ्रैक्शन का मतलब ऐसे निकालना है। 0.1 का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको लिख सकते हैं 1/10, तो रिलेट कर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अगर NaOH का 1 मोल है उस समय टोटल मोल 10 है। अगर NaOH का 1 मोल है, NaOH का 1 मोल है तो पानी के 9 मोल होंगे, तो पता लग गया, तभी तो 1 और 9 10 हुआ। ओहो पता लग गया, 1 मोल NaOH घुला हुआ है 9 मोल पानी में, 9 मोल पानी में। बोलो आगे बात समझ में? 1 मोल NaOH 9 मोल पानी में घुला हुआ है, मतलब निकल गया मेरे बेटा। ऐसे निकालते हैं रिलेट करके मोल फ्रैक्शन का मतलब। अब जो था उसका मतलब लिख लिया, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख, मोलैलिटी लिख, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो NaOH के मोल, नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट, हाँ, अगर ग्राम में होगा तो किलोग्राम के लिए 1000 लगाना पड़ेगा, यही है मोलैलिटी। अब यहां से जो मतलब लिखा है इस मतलब से इसमें पुट करता जा। NaOH के कितने मोल है सर? 1 मोल है, मोल चाहिए था लिख दिया डायरेक्ट। वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्वेंट तो पानी है, पानी के मोल बताए 9 मोल है पानी, बट उसका वेट चाहिए, तो 9 मोल पानी का वेट कितना होगा? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। पानी के 9 मोल है जी, 9 मोल का वेट चाहिए मुझे, पानी के 9 मोल, मॉलिक्यूलर वेट पानी का 18, तो वेट आ गया बेटा 9 मोल पानी का, 18 × 9, 18 × 9, 18 × 9 कितना हो गया? 162 ग्राम। तो आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट को दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन। पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 18, तो 18 ग्राम पानी में 1 मोल पानी, हाँ यस यस, तो 9 मोल पानी का वजन 18 × 9 ग्राम। बहुत बढ़िया सर। तो लो सॉल्वेंट 9 मोल पानी का वजन 162 ग्राम, क्योंकि 1 मोल पानी 18 ग्राम होता है, तो 9 मोल पानी 18 × 9, ठीक है सर, ग्राम में आ गया। किलोग्राम के लिए 1000। चल सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे, 16 6 96, हाँ लगभग 6.6 कुछ आ जाएगा ये, और 6.6 कुछ आ जाएगा, और जल्दी बोलो, हाँ आगे समझ में? तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हुआ? ये 6 के ज्यादा पास है, 7 के ज्यादा पास है ना? अरे 6.5 से नीचे होता तो 6 के ज्यादा पास होता, 6.5 से अगर ऊपर है, ये सॉल्व कर लेते हैं भाई, कितना एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है ना, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बच्चे करें। हाँ 6.17 के आसपास आ जाएगा, हाँ 6.17 किसके ज्यादा पास है? जल्दी बोलो, 6.17 किसके ज्यादा पास है? जल्दी बोल। ये सर 6 के ज्यादा पास है, 7 से दूर है भाई, 6.5 से कम तो 6 के पास। हाँ बोल आगे बात समझ में? अरे वाह इतने सारों का करेक्ट कैसे भाई? तुम इतने सारे कैसे करेक्ट कर सकते हो? बढ़िया, चलो फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। बट बड़ा कभी कभी मैं जैसे कुछ बच्चों का देखे और नहीं आया तो उससे लगता है कि चल थोड़ा सा चलो ठीक है, और करते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है? ठीक है सर जी, अब आगे बढ़ाते हैं, दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा, ठीक है? फट 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 आंसर करता जा, हाँ चलो इसका आंसर करना फटाफट से, फिर एक मस्त चीज कराता हूं अपने सारे बच्चों को। कम ऑन, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन जल्दी से बताएंगे। ये देखो यहाँ पे थॉमस शेल्बी नाम एक बच्चे ने रखा हुआ है अपना और यहाँ पे इधर उधर की फालतू बातें कर रहा है। चलो मेरे भाई, तो मैं करा देता हूं, सब लोग अब दिल थाम के बैठना। ये सोच लिया होगा, क्वेश्चन ये है, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन यूनिट्स डू नॉट चेंज विद टेंपरेचर। करते जाओ क्वेश्चन जितने सारे करने हैं, कम ऑन। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन यूनिट्स डू नॉट चेंज, सही बात है, मोलैलिटी में कहीं वॉल्यूम नहीं आता, मोल फ्रैक्शन में कहीं वॉल्यूम नहीं आता,
तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा, सही स्टेटमेंट है। डू नॉट चेंज विद टेंपरेचर, सही बात है, टेंपरेचर के इंडिपेंडेंट है। दीज यूनिट्स आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एनी वॉल्यूम, ये भी सही बात है, वॉल्यूम के टर्म में डिफाइंड है, और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दोनों करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि सही बात है ना, क्योंकि टेंपरेचर से वॉल्यूम चेंज होता है, इसमें वॉल्यूम ही नहीं आ रहा, इस वजह से टेंपरेचर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो वन मस्ट बी द राइट आंसर। ले थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते ही ये सारे के सारे तुम उड़ा देते हो, तो तुम प्रॉब्लम समझ रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम केमिस्ट्री नहीं होती, जिनको थोड़ी बहुत 2-4% को होती है वो न्यूमेरिकल्स में होती है, अब तो फिर भी काफी हद तक काफी इंप्रूव भी हो गया, ठीक है। तो चलो अब मैं और चीज कराता हूं, ठीक है ना। हाँ चलो चलो ये फटाफट से बताओ, चलो जल्दी से बताओ, ये सब पी वाई क्यूज के पार्ट है, जल्दी करो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ए मनीषा, चलो भाई जल्दी से बताना। 6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड, ठीक है, एसिडिक एसिड भाई इतने मॉलिक्यूल हैं उसके, ये दिस इज एसिडिक एसिड, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मॉलिक्यूल की संख्या दी है, आर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, और कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी, कंसंट्रेशन तो भाई 9 तरीके से दिखाते हैं, मोलैरिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो कर सकते हैं, लगाओ दिमाग, कैसे करना है, मेरे बच्चे कर सकते हैं, मेरी बच्चे करेंगी, ठीक है सर करेंगे अपन। चलो अब दिल थाम के बैठना, बहुत ही आसान है, मोलैरिटी निकालनी है, क्या फॉर्मूला है मोलैरिटी का, सर मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बट अगर मिलीलीटर में तो लीटर के लिए 1000 लगाते हैं, बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ देख वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पता है, देखना दे रखा है 500 ml, ml में तो लीटर के लिए 1000 करेंगे, हाँ सर जी बिल्कुल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो कैसे निकालेंगे, घबरा मत, तेरे को पता है 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में एक मोल होता है, किसी का भी बोल पता है ना, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल में किसी का भी एक मोल होता है, या हमें पता है इस नंबर को एक मोल बोलते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में किसी का भी एक मोल होगा, इतने मॉलिक्यूल में एक मोल होगा, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने मोल होंगे, इसको लगभग 60 मान लेना, तो 6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल में कितने मोल होंगे, यूनिटी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये, हाँ इनटू में ये, शाबाश सर जी, लो जी कट गया, 10⁻23 ऊपर आया, ऊपर आके तो माइनस का हो जाएगा, बेस सेम है तो कट गया, 10⁻³ इतने मोल हो गए, क्योंकि 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल में एक मोल, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने मोल, ये बहुत बढ़िया, 10⁻³ मोल, शाबाश शाबाश। तो मेरे बेटा 2 0 से 2 0, ये 10⁻1, तो ऊपर में बचा 10⁻², 1 कट गया ना, और नीचे में है 5, 1/5, 1/, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 1/5 इंटू लिख सकता, हाँ 1/, पॉइंट लगाया तो ये 10 हो गया, हाँ पॉइंट लगाने से 1 0 भैया, 0.2 बहुत बढ़िया, शाबाश सर जी, 1/5 को ऐसे लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻², डेसिमल को एक प्लेस खिसकाया, है ना, हाँ तो वो करने की जरूरत नहीं, 10⁻² है क्योंकि पावर के टर्म में नहीं है, तो 2 प्लेस इधर खिसक जाएगा लेफ्ट में, 2 प्लेस और, अच्छा 0.002, 1 इज द राइट आंसर, बोल सकता आ गया, और झूठ मत बोल, 82%, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, शाबाश। चलो भाई अब मैं अपने बच्चे को अच्छा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ऐसा वाला करोगे या वैसा वाला, चलो फटाक से जल्दी लिखो, अरे क्वेश्चन कर दे, तुम देख रहे हो तुम्हारा स्ट्राइक परसेंटेज बढ़ता जा रहा है मेरे बेटा, ठीक है ना, अब ज्यादातर क्वेश्चनों में अब 80% बच्चे ज्यादा बच्चे सही कर दे रहे हैं, ठीक है ना, हाँ बहुत बढ़िया, और बाकी भी 10-12% से जो नहीं हो रहा है वो वही जो सिली मिस्टेक कर दे रहे हैं। यास्मीन अली ऐसे ना सोच, दीवा, डॉक्टर केशव सैनी, हबील, गुरप्रीत, चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको करने का प्रयास करना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वन मोलर एक्वा सॉल्यूशन, देख इसके बाद ना मैं अभी सारे थ्योरेटिकल कांसेप्ट कराऊंगा, फिर देख तुमसे सारे कैसे क्वेश्चन बनते हैं फटाक से, ठीक है, न्यूमेरिकल सब तुम बनाने लगे हो, तुम देख रहे हो पहले तुम लोग 50-50% बच्चे सही करते हैं, अब ज्यादातर क्वेश्चन में अब ज्यादातर बच्चे तुम्हें पता नहीं लग रहा है, तुम्हारा धीरे धीरे न्यूमेरिकल में स्ट्राइक रेट बढ़ रहा है मेरे बेटा, ठीक है ना, पहले तुम बेसिक नंबर ऑफ आइटम निकालने में भी घबराते थे, अब काफी इंप्रूवमेंट हुई है तुम्हारी 10 दिन के अंदर, ऐसे ही देखे ना अगले 5 दिन और परफेक्ट हो जाओगे। चलो अब मैं कराता हूं, सब लोग ध्यान से देखना मेरे बेटा, हाँ कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वन मोलल, ओ जी मोलैलिटी दी हुई है, मोलैलिटी दी हुई है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो मैंने कैसे कहा है, जो दिया है उसका मतलब लिख, वन मोलल का मतलब जल्दी बोल, वन मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन है, तो मतलब पानी है, एक्वा सॉल्यूशन पानी, मतलब सॉल्वेंट पानी है, तो 1 मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम पानी में है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में है, एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी, तो यस, अरे 1 मोलैलिटी 1 का मतलब 1 मोल सॉल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में है, सॉल्वेंट यहां पानी है मेरे बेटा, एक्वस है ना, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम पानी, बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब लिख लिया, मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट के मोल बाय टोटल मोल सॉल्यूट के मोल प्लस वाटर के मोल, बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, सॉल्यूट के कितने मोल यहीं से लेते हैं बेटा, 1 मोल, सॉल्यूट के कितने मोल 1 मोल, पानी के कितने मोल, पानी के कितने मोल, पानी का वेट पता है, तो पानी के मोल कैसे निकलेंगे, गिवन वेट से बाय मॉलिक्यूलर वेट, 1000/18 मेरे बेटा 55.5 होता है, याद रखियो, कर भी देगा ना, ओके सर तो ये हो गया 1/56.5, निकाल डाल मेरे बेटा, निकाल डाल, देख कैसे पॉइंट लगाएंगे तो हो गया 10, उससे नहीं जा रहा जी, 1 और 0 लगा तो 100, फिर 1 से चला गया, कितना बच गया 44 के आसपास, है ना, हाँ 44 के आसपास लगभग मान लिया, तो फिर 440 हो गया, है ना, हाँ ऑलमोस्ट 7 के आसपास, 0.0177, 2 इज द राइट आंसर, सच्ची बोल 80%, वाह भाई वाह, इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन 80% मेरे बच्चे फोड़ दे रहे हैं, मैं दैया, अरे दैया साहब ये क्या रीज है, होगा तेरता है सुभजीत सरकार, और सच्ची बोलो, आ गया सब लोगों को समझ में, शाबाश शाबाश शाबाश। तो भाई ईमानदारी से बोलो, तुम खुद देख रहे हो न्यूमेरिकल में भी स्ट्राइक रेट अब मेरे बच्चों 80% बच्चे बिल्कुल आराम से कर ले, बाकी भी जो है मेरे बेटा 3-4% स्पैमिंग रहती है, ठीक है ना, बट बाकी जो 15% है बेटा लगे रहो, हिम्मत नहीं आनी, सीखोगे, ठीक है। तो चलो अब
हमें मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन अभी इस पे और भी करेंगे, बट क्योंकि कल क्लास नहीं है और आपका टेस्ट है, मैं उसमें कुछ चीजें आपको जो मतलब कल होती वो मैं आज अभी कराता हूं, तो सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, दिल थाम के बैठना, ठीक है। अब हम कराने जा रहे हैं कुछ कंसेप्ट, बिल्कुल मुझे ये नहीं आइडिया, कल छुट्टी है ना, पता नहीं मुझे है नहीं, तुमने कहा है मुझे नहीं पता। चलो अब भाई, अब हम करने जा रहे हैं सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये क्या होता है सर, चलो अब मैं समझाता हूं। अगर हिंदी में इसका मतलब समझें, चलो हर जगह से दिमाग हटाओ, हर जगह से दिमाग हटाओ, चलो इस पे आने से पहले, थ्योरेटिकल पार्ट आने से पहले पहले अपनी अपनी रैंक बता दो, कम ऑन कम ऑन, स्वयं सिद्धि, मिट्ठू, सुमित, हबील, आर्यन, और ये क्या है, आर्यन हु वाई, ओह कैसे कैसे नाम रखते हैं अपने, जूही रंजन, हाजिम गुलजार, हिमेश, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का मेरे बेटा, शुरू करते हैं, दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है सर, तो सुनो सुनो सुनो, क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, सुनते जाएं सारे लोग, ठीक है सर। बेटा जी, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब हो गया महत्वपूर्ण डिजिट्स, महत्वपूर्ण डिजिट्स, कुछ डिजिट्स होती है जिनका एज इट इज कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। अब वो सब कैसे पहचानते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपने फिजिक्स में भी पढ़ते हैं हम लोग, केमिस्ट्री में क्योंकि दिया हुआ एनसीईआरटी में थोड़ा सा तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, कोई भी नंबर दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मैं आपको कुछ रूल्स होते हैं बेटा इसके, वो मैं आपको बताऊंगा, वन बाय वन वो रूल याद रखने हैं आपको। कोई भी नंबर जब हम लिखते हैं, उस नंबर में कुछ डिजिट सिग्निफिकेंट होती हैं, कुछ डिजिट महत्वपूर्ण नहीं होती, कुछ डिजिट महत्वपूर्ण होती हैं, तो वही पूछता है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, कितनी महत्वपूर्ण डिजिट्स हैं, तो उसके कुछ रूल है, मैं वो रूल बता देता हूं, बस उससे एक ही प्रकार का क्वेश्चन आता है, वो आप सारा सीख जाओगे। तो शुरू करें, आर यू गाइस रेडी, बहुत बढ़िया। तो सारे लोग अब दिल थाम के बैठना। मान लो बेटा कोई भी नंबर दिया है, समझना, कोई भी नंबर दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, अच्छा जैसे मान ले 2319, 2319, इसमें पूछे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ध्यान रखना है ऑल नॉन जीरो, जीरो के अलावा सारी डिजिट सिग्निफिकेंट होती हैं। अच्छा तो इसमें इनमें से कोई जीरो नहीं है, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो 4 डिजिट है बेटा, 2 3 है ना, 1 और 9, ये 4 डिजिट है, नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है। तो इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। आगे बात समझ, जैसे कि अब मैं बोलूं 237819, इस नंबर में 2,37,819 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ले ये भी नॉन जीरो है ना, ओ तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 सर 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। बोला आ गया समझ में, आ गया समझ में, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके सर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है सर। तो ले किसी भी नंबर में बता देगा, चल बता इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, कम ऑन, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। ओके सर जी, हाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ इसमें बता, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई सर इसमें, ठीक है सर, ये बात तो आ गई समझ में, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब सुन, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच वाली जो जीरो होती है वो भी सिग्निफिकेंट होती है, मतलब अब जैसे ये समझ 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 201, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे बेटा, ये सिग्निफिकेंट, हाँ तो उसके 2 सिग्निफिकेंट के बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच वाले, 2 नॉन जीरो के बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं हमेशा, तो इसमें 3 होंगी मेरे बेटा। ओके, जीरोस बिटवीन, बस ये रूल याद है, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जीरो का मेन सिग्निफिकेंट फिगर जीरो के लिए है गेम सारा, क्योंकि कुछ जीरो ऐसी होती है जिनका कोई महत्व नहीं होता, कुछ जीरो होती है जिनका महत्व होता है। ओके सर, अब जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, ईमानदारी से देखा, चल चल अब ये बता 30085, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, जल्दी बोल, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, जल्दी बोल, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, जल्दी बोल। सर नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होती है, 3 ही हो गई, सिग्निफिकेंट के बीच वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट, सर इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस नंबर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है सर, शाबाश, ठीक है 2 पॉइंट समझ में आ गए। सिग्निफिकेंट फिगर कि जीरो का मामला है सारा। अब सुनता जा, तीसरा जी, किसी नॉन जीरो नंबर के राइट साइड की सारी जीरो की केवल एंड में जीरो ही है, पूंछ जीरो की लटक रही है ना, तो सारी इनसिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण नहीं होती। जैसे ले 1 या फिर ऐसे ले 3000, इसमें बता कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, नॉन जीरो के राइट हैंड साइड वाली सारी इनसिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें अगर हम बोलेंगे तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है पगलू, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब जैसे मैं बोलूं 572000, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, सारे लोग चिल्ला के बोलो सर, नॉन जीरो के राइट हैंड साइड वाली, हाँ राइट हैंड साइड वाली सारी, हाँ इनसिग्निफिकेंट, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है पगलू। ओके, जीरोस टू द राइट ऑफ, ओके, नॉन जीरो नंबर्स, नॉन जीरो डिजिट्स आर इनसिग्निफिकेंट, बोलो आगे बात समझ में, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, बोलो आगे बात समझ में, हाँ सर जी। अब ऐसे ही लेफ्ट में भी, लेफ्ट की भी सारी जीरो, जो नॉन जीरो के लेफ्ट में जितनी भी जीरो होंगी उनका भी कोई महत्व नहीं है। हाँ चल, मतलब जीरो को ना बीच में आना पड़ेगा, जीरो को दबा के रखना पड़ेगा बीच में, तो वो काम की है। अगर साइड में छोड़ दिया, ले ऐसे छोड़ दिया तो किसी काम की नहीं, भाग जाएगी छोड़ के। लेफ्ट में छोड़ दिया, मतलब जीरो लटकी नहीं होनी चाहिए साइडों में अगर जीरो लटकी हुई है तो जनरली वो इनसिग्निफिकेंट है। एक पंगा आएगा जहां सिग्निफिकेंट हो जाती है। अच्छा हाँ समझ में आया, नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड वाली भी सारी, ओके सर जी, आगे बात समझ में। ठीक है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, ये इनसिग्निफिकेंट है, लेफ्ट हैंड साइड वाली ना, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, अब जैसे बता 0.01, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, अरे नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड की, मतलब ये लटकी नहीं होनी चाहिए राइट में लेफ्ट में जीरो, अगर लेफ्ट और राइट में लटकी हुई है नॉन जीरो के तो सब इनसिग्निफिकेंट, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है पगलू। आगे बात समझ में,
बहुत बढ़िया मेरे शेरा। समझ रहा है, मतलब जीरो एक तरीके का बेवफा साथी है मेरे बेटा। तुमने अगर इसको भींच के नहीं रखा और ये कोने में कहीं पे है, राइट में या लेफ्ट में, तो बेटा कोने में है। ये इनका कोई मैथ भी नहीं है तेरे लिए, ये तेरे जीवन में कोई रोल ही प्ले नहीं करेंगे। ये जीरो इसलिए बेकार है, ये बेवफा साथी है। तूने इनको अकेला छोड़ा, दबा, हाँ बट 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 अब ये सिग्निफिकेंट हो गई। अब तूने दबा के रखा हुआ है इनको, हाँ अब इसकी मजबूरी है, अब इन्हें भाई करनी पड़ेगी तुझे, बेवफाई नहीं कर पाएंगे अभी। अब इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। बोल बात आ गई समझ में? जीरो है बेवफा साथी। हाँ, तो चौथा चौथा रूल, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, जीरोस टू द लेफ्ट। बस इसमें एक पंगा होता है जीरो को लेके, जहां वो कोने पर होने पर भी, मतलब साइड में लेफ्ट राइट में होने पर भी सिग्निफिकेंट हो जाती है। एक तो तब सिग्निफिकेंट होती है बीच में दबी हो। एक बस पंगा आता है, वो बता दूंगा अभी। जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स। हाँ तो जीरो कहीं का इसीलिए जीरो बोल रहे हैं, बेवफा है। तो जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओह सर ये जीरो तो बहुत बकवास है। अब बस एक केस में इसकी मजबूरी हो जाती है वफा करना, साइडों में होने के बावजूद। कब? समझ समझ, अगर मैंने डेसिमल के बाद, ये डेसिमल एक तरीके का लालच है मेरे बेटा। ये मतलब आप हो, ये है आपके पास बहुत सारा पैसा, गाड़ी, बंगला, हाँ डॉट पॉइंट डेसिमल, तो मेरे बेटा अब इन जीरोस की मजबूरी हो जाएगी। फिर नहीं जाएंगे, ठीक है? अरे खुश हो गए? अरे खुश। अब मेरे बेटा अब ये सारी डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कभी नहीं, नॉन जीरो डिजिट के, है ना? हाँ, और डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट फॉलोड बाय डेसिमल, उसके बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट। इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर है पगले। अब मैं इसमें पूछ रहा हूं, चल बता इसमें कितनी सिग्निफिकेंट? अब मेरे बेटा डेसिमल के बाद वाली जीरो, राइट हैंड साइड के लिए सब ये रूल डेसिमल, भाई राइट होनी चाहिए। तो ये बाइंडिंग पावर है। हाँ इसमें देख 1 2 3 4, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट हो गई डेसिमल के बाद वाली राइट वाली, डेसिमल के राइट वाली जीरो सिग्निफिकेंट होती है, तो ये सिग्निफिकेंट के बीच वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। ओ दो सिग्निफिकेंट के बीच वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गए, सही बात है। तो सर इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई सर। अभी बात समझ में? शाबाश शाबाश। हाँ, जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल, हाँ टू द राइट ऑफ डेसिमल प्लेस, ओ टू राइट ऑफ डेसिमल प्लेस। लेफ्ट के लिए नहीं होगा रूल, लेफ्ट के लिए नहीं होता है रूल। लेफ्ट में अगर कोने में जीरो लेफ्ट में, हाँ इसमें मैं बोलूं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? नॉन जीरो के लेफ्ट की सारी, डेसिमल हो ना हो, लेफ्ट की सारी इनसिग्निफिकेंट। इसमें दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ये डेसिमल वाला जो रूल है, डेसिमल वाला जो रूल है मेरे बेटा, ये सिर्फ किसके लिए? ये डेसिमल वाला रूल सिर्फ राइट हैंड साइड के लिए है। जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। बहुत बढ़िया, बोल आगे बात समझ में? आगे मेरी बात समझ में मेरे बच्चों? और झूठ ना बोलियो, शाबाश शाबाश। अब इसमें एक और होता है कि कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी, सुन इसमें मैं और बता देता हूं, तू टेंशन मत लेना, जितने तू चाहेगा मैं उतने बता दूंगा, ठीक है भाई? अब जैसे कोई नंबर है, सुन 10 की पावर समथिंग के रूप में समझियो, 6 इंटू 10 की पावर 23। तो मेरे बेटा 10 की पावर वाले जितने भी होते हैं ना, इनसिग्निफिकेंट होते हैं बेटा। ये पूरा इनसिग्निफिकेंट है, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है 6। ओह चल अब ये बता, 10 की पावर वाले सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट। चलिए बता इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? इसके लिए तो वही रूल जो सीखे। हाँ सर नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, डेसिमल की राइट हैंड साइड में सिग्निफिकेंट, सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई सर इसमें। हाँ 10 की पावर के ऊपर वाला कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इस नंबर में। बाकी सारे, इसके लिए तो बाकी सारे रूल लगेंगे। 10 की पावर के लिए इनसिग्निफिकेंट, समझ में आ गया मेरे बेटा को? बोल आ गया, बोल आ गया? हाँ अब अगला कर ले मेरे बेटा, कर लेना, क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है सर कराओ। सातवां और अंतिम, कोई ऑब्जेक्ट की संख्या, अगर मैं एग्जैक्ट बोलूं आपसे, एग्जैक्ट मैंने बोला कि आपकी मान लो एक एक मान लो आप में से कोई लड़का है ना, उसकी मान लो शादी हो गई, तो एक बीवी होगी ना। हाँ, मैंने बोला कि भाई इसकी नहीं हुई। अच्छा तुम लोग ना, हाँ, ये भविष्य में खो जाते हैं, हाँ मेरी शादी होगी, नहीं हो पाएगी अगर नीट नहीं निकला तो फिर पढ़ाई कर ले, ये मत सोच शादी, पहले पढ़ाई कर ले, डॉक्टर बन जाएगा तो हो जाएगी फिर बेटा बढ़िया से, है ना? हाँ तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे मैंने बोला भाई ये 5 उंगलियां हैं, हाँ सर तो एब्सोल्यूट है ना। इसमें पूछे भाई 5 उंगलियां, कोई ऑब्जेक्ट की डिफाइंड संख्या अगर आपको बोले, या फिर वो बोले कि भाई ये तीन तीन चप्पल पड़ी हुई है, तो डिफाइंड ऑब्जेक्ट की संख्या अगर कोई दी हो, ठीक है ना, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ओके है ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफाइंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर ऐसा बोल रहा है डिफाइंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मान ले मैंने जैसे बोला कि तेरे 4 दोस्त हैं, मैंने बोला तेरे 4 दोस्त हैं, तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे बेटा, क्यों ऐसा? ये समझा दो। मैंने बोला कि तेरे फिक्स है, तेरे जीवन में 4 डिफाइंड 4 दोस्त हैं, 4 ऑब्जेक्ट डिफाइंड बिल्कुल फिक्स, है ना? हाँ मतलब कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? तो तू ऐसे भी लिख सकता है सर मेरे 4 दोस्त हैं, तू ऐसे भी लिख सकता है सर मेरे 4 दोस्त हैं, तू ऐसे भी लिख सकता है मेरे 4 दोस्त हैं सर, ये भी तो तू ऐसे भी लिख सकता है सर मेरे 4 दोस्त हैं सर डिफाइंड बिल्कुल, तू ऐसे भी लिख सकता है सर मेरे 4 दोस्त हैं सर, और हाँ ये भी 4 दोस्त 4 दोस्त 4 दोस्त 4 दोस्त, और बेटा देखिए सारे यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट, तो कैसे भी लिख सकते हैं ना। तो अगर डिफाइंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसके लिए इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। बोल समझ में आ गया? समझ में आ गया तो सारे बच्चे मुझे मुस्कुरा के दिखा दो सिग्निफिकेंट फिगर में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना। आज के बाद कोई भी नंबर दिया होगा आप मेरे बेटा कर दोगे कर दोगे कर दोगे, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से बता दो। तो डिफाइंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, अगर आ गया सारे लोग मुझे मुस्कुरा के दिखा देंगे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इससे तेरे हो सकता है बहुत रेयरली 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, एक दो तीन बार की बात है ना? तो बहुत बच्चे फ्री फंड के नंबर है ना, थ्योरेटिकल तो देख तुझे, अब मैं और प्रैक्टिस करा देता हूं ताकि तुझे और अच्छे से आ जाए मेरे बेटा, ठीक है? अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है? सुनो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुम फटाफट फटाफट बोलते चलना मुझे, ठीक है ना? 0.00708 0, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कितने सिग्निफिकेंट फिगर?
जल्दी बोल, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर, कम ऑन, जल्दी से बताना है मेरे बेटा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इस नंबर में, कम ऑन, ए हाँ 4, बी 6, सी 3, डी नन, कम ऑन मेरे बच्चों, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है जल्दी बता, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन मेरे बच्चों सुन, नॉन जीरो के लेफ्ट वाले सारे जीरो नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये तो हटाई दे, हाँ ये तीनों, अब ये नॉन जीरो के बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट, अब बच्चे को यह कि सर ये डॉट के इधर नहीं रहे, ये इनसिग्निफिकेंट हो गए, ये तब सिग्निफिकेंट होता, हाँ जब नॉन जीरो के बाद डॉट होती तो ये सिग्निफिकेंट होता, अच्छा तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे बेटा, 3 सिग्निफिकेंट हो गए मेरे बच्चे इसमें, बोला भी बात समझ में, समझ, ये कब सिग्निफिकेंट होता, जब नॉन जीरो के बाद डेसिमल होता और तब राइट हैंड साइड में होता, नॉन जीरो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के बाद डेसिमल होना चाहिए था, सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में डेसिमल होना चाहिए था, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद डेसिमल होना चाहिए था, ये तो डेसिमल सिग्निफिकेंट से पहले ही है ना, है ना, देखना, हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है, तो सी इज द राइट आंसर, ये देख कर गया ना गलती, मुझे पता है कईयों ने क्या किया होगा, उन्होंने इसको समझ, ये सिग्निफिकेंट के बाद अगर डेसिमल होता तब ये सिग्निफिकेंट होता मेरे बेटा, हाँ जैसे मैं ये बोलता 708.0, अब आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर बोलते, आगे बात समझ में, अच्छा आगे बात समझ में, चलो करते हैं, मैं इसलिए जानबूझ के दिया था ये क्वेश्चन, मुझे पता बच्चा इसमें गड़बड़ करता, ठीक है ना, हाँ तो सुनो अगला बताएंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ कम ऑन जल्दी से बताओ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, जल्दी से बोलो, हाँ 3, हाँ 5, 6, तुक्का नहीं मारना, कम ऑन कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जल्दी बोलो, कोई भी तुक्का नहीं मारेगा, जल्दी से बताएंगे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, सुन भाई सिग्निफिकेंट, और सुनो ना, यस डेसिमल आ गया, ओ और सिग्निफिकेंट के राइट हैंड साइड में आया डेसिमल, तो ये भी अब सिग्निफिकेंट हो गई, सिग्निफिकेंट के बीच वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट, मेरे बेटा सारी सिग्निफिकेंट है मेरे बेटा, डेसिमल के राइट हैंड साइड, डेसिमल लालच इसको रोक लेगा, और सिग्निफिकेंट के बीच वाली सारी जीरो सिग्निफिकेंट हो जाती है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा इसमें, 6 सिग्निफिकेंट, ये तो कर ही सकते थे, आ गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच वाली सारी जीरो सिग्निफिकेंट, देखना डेसिमल के इधर आती, समझ में, डेसिमल के राइट हैंड साइड में आती, सिग्निफिकेंट होगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जितनी भी जीरो सब सिग्निफिकेंट हो जाती है, हाँ आगे बात समझ में, ए तमीम विश्वास इधर देख लेना, चलो तो बताओ ईमानदारी से मेरे बच्चे को आ गया ना, देख अब इसके बावजूद इतना समझाने के बाद भी देखियो 100% नहीं आएगा, तब भी देख रहे हो, इसका मतलब 4% बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन ही नहीं रहे, वो देख ही नहीं रहे, समझ में क्या करना है, ये बस स्पैमिंग, मतलब पूरा करने के बाद भी आंसर देने के बाद भी, शाबाश, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर अगर अच्छे से आ गया तो हम उठा दे दो, अब करते हैं मजेदार चीज, लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कम ऑन लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन, देख अब कितने मजा आ रहे हैं इनको, हाँ सर क्योंकि अब तो हो रहे हैं सर, अब तो मजा आ रहा है सर, हाँ हमेशा होते हैं उससे, अब तुझे न्यूमेरिकल भी करने आते हैं मेरे बेटा, ठीक है, तो चलो अब हम लोग करने जा रहे हैं, देखा अब देख थ्योरेटिकल में कितना इनको मजा आ रहा है, क्योंकि सर आपका दिमाग ही नहीं लग रहा सर, अब तो सर दिमाग ही नहीं लग रहा सर, तो अब क्या सर है, मतलब इनको ये आदत है रटवा दो सर हमें, बस रटने के लिए अपन रेडी है मेरे बेटा, केवल रट्टे मार के, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं होते मेरे बेटा, है ना, हाँ और भी नहीं होते, केमिस्ट्री में और भी चीजें हैं, है ना, हाँ तो रट्टे नहीं मारे जाते मेरे बच्चों, बिना रट्टे मारे भी अपन लोग कर सकते हैं, है ना, बट लेकिन मजा इसमें आता है, थ्योरेटिकल हो बस है नहीं, केमिकल भी करना होगा, ब्रेन वहीं से डेवलप होता है, ठीक है चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना, है ना, अब मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूँ, सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है, अब मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूँ क्या, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है सर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन भी दिया होता है, अब बेटा इसमें कुछ नहीं, आपके जो सिलेबस में वो सारे मैं करा देता हूँ, एक एक चीज को ध्यान से समझ लेना, मजा सा आ जाएगा, अब सुनते चलना इसको ध्यान से, ठीक है, शुरू करें चलो भाई अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, पहला बेटा इसमें होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ध्यान से समझते चलना है, ये क्या होता है, बहुत ही आसान चीज है, बिल्कुल ना घबराना, एक एक बात इसकी आत्मा में उतर जाएगी आपके, ठीक है सर, तो क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब सोचना तुम्हारे बच्चों, देखो समझाता हूं, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही तुच्छ चीज है, ओके सर समझ लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे बेटा मुझे रिएक्शन करना है कोई भी, ठीक है, मान लो तो पहले रिएक्टेंट डालूंगा, ये बर्तन है ना, रिएक्शन मान लीजिए ए टूट कर दे रहा है बी प्लस सी, ए रिएक्टेंट है बी और सी प्रोडक्ट है, हाँ सर, मान ले मैंने शुरू में बर्तन में शुरुआत में T0 पर मैंने बाहर से ये 100 ग्राम डाला, 100 ग्राम डाला, शुरू में तो प्रोडक्ट होगा नहीं, 0 0 होगा, हाँ सर जी सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, अब मान ले 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद, तो शुरू में मैंने डाल दिया बाहर से, रिएक्टेंट में लेना पड़ेगा, 5 मिनट के बाद ये बर्तन में है मान ले 60 ग्राम, ये है 10 ग्राम, तो मेरे बच्चे तू बता कभी तूने ऐसा देखा है किसी बंद बर्तन में आपने 50 ग्राम कोई रिएक्टेंट डाला तो अपने आप बर्तन का वजन बढ़ने लग गया, ऐसा हो सकता है कि कभी नहीं, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मास कंजर्व रहता है, कंजर्व मतलब टोटल मास जितना तुमने शुरू में डाला है बर्तन में टोटल मास उतना ही रहेगा, एट एनी इंस्टेंट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, तो बता ये कितना होना चाहिए, जल्दी बता ये कितना बचना चाहिए, तूने शुरू में 100 ग्राम लिया, अपने आप से मास पैदा नहीं हो जाता, ये कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन नीदर बी, नया मास पैदा नहीं कर सकते, पुराना खत्म, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, अरे वाह सर जी वाह,
मजा आ गया सर। दैट इज किसी रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ओ इसका कहने का तात्पर्य दैट इज, इसका मतलब होता है दैट इज का मतलब इसका मतलब ही मतलब है। ओके मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट रिएक्शन। टोटल मास, इंडिविजुअलों के मास चेंज हो सकते हैं विद टाइम, बट टोटल मास विल रिमेन कांस्टेंट अगर बंद करते हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। बहुत जितना शुरू में लिया था टोटल मास उतना रहेगा, मास पैदा नहीं हो जाएगा अपने से थ्रू आउट रिएक्शन। ठीक है मेरे बेटा, तो चलो चिल्ला के बोल, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोल 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 बोल। तो ये कितना होगा, टोटल 100 ग्राम था शुरू में, ये 60 और 10 70 है, तो मेरे बेटा ये 30 बचा होगा, 30 ग्राम होगा। बोल आ गई बात समझ में आ गया तो मुझे मुस्कुरा के दिखा दे। कौन 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 श्रुति श्रुति। ये देखो यार, हिमांशी नाम की बच्ची है, सार्थक नाम के बच्चे से कह रही है, सार्थक मुझे क्यों चुप कराते हो यार तुम। ओहो हिमांशी मेरी छोटी बच्ची, सोच अगर ये चीज मम्मी को अगर पता लगेगी कि सार्थक तुझे यहाँ चुप करा रहा है, और आप चैट में पढ़ाई की जगह ये लिख रही हो कि सार्थक तुम मुझे चुप क्यों कराते हो यार, तो हिमांशी सोच मम्मी को कितना अच्छा लगेगा कि मेरी बिटिया हिमांशी, जिसको मैंने डॉक्टर बनने का सपना लेके बैच दिलाया है, वो चैट में। ना बेटा ना, ऐसा ना कर हिमांशी, तू बहुत बहुत आगे बढ़ने वाली बच्ची है मेरे बेटा, ऐसे ना कर बेटा। ये सार्थक तो ऐसे करता रहेगा, आज तुझे चुप करा रहा है, कल किसी और को कराएगा चुप, परसों किसी और को, और फिर इसके पास चुप कराने के लिए कुछ नहीं बचेगा जीवन में। बट तू क्यों बेटा इसके चुप कराने के चक्कर में पड़ रही है बेटा, ना हिमांशी ना। तो भाई मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो भाई सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है सर, इतना आगे समझ में, ठीक है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेंस कांस्टेंट, बिल्कुल। आज के बाद किसी उसमें क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से, मुझे आपने बताना मैंने नहीं बताना, ठीक है सर, बता दो सर, ठीक है भाई। हाँ यार आगे क्यों नहीं बढ़ रही चैट, चैट रुकी हुई है, ये चैट आगे क्यों नहीं बढ़ रही भाई। तो चलो भाई अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, एक इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ। हाँ अब भाई मान लो एक बर्तन है, क्वेश्चन देख लेना क्वेश्चन कैसा आता है इससे, ठीक है सर देख लेंगे। एक बर्तन है, उसमें मान लो रिएक्शन इस प्रकार है, x प्लस वाई पी प्लस क्यू। ओके, आपको शुरुआत में इसका लिया है 20 ग्राम, अच्छा इसका लिया है 30 ग्राम, अच्छा हाँ। अब ये कह रहा है, मान लो अब हम बात कर रहे हैं 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद है ना, 30 मिनट के बाद ये बचा हुआ है 10 ग्राम, ये बचा हुआ है 20 ग्राम, ओके ये है 5 ग्राम, बस मैक्सिमम ये क्वेश्चन आता है इससे, कह रहा है तो ये कितना होगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आपने बताना है, मैंने नहीं बताना, बताना नहीं मैंने। ए क्यू कितना होगा 30 मिनट पे आपने बताना है। ए ऑप्शन 5 ग्राम, बी ऑप्शन 10 ग्राम, इससे बस ये क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम 15 ग्राम, डी नन। कम ऑन मेरे बेटा जल्दी से बताओ ना, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। कम ऑन, कर सकते हैं। चलो भाई जल्दी से बताओ। तो भाई मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों सब लोग ईमानदारी से बताएंगे, हो गया होगा। तो सुनो भाई, मास पैदा नहीं होता, शुरू में कितना मास लिया है 20 और 30 50 ग्राम, तो बेटा कुछ भी हो जाए किसी भी समय टोटल मास 50 ग्राम ही रहेगा। ओके सर टोटल मास 50 ग्राम ही रहेगा, तो ये 10 ग्राम प्लस 20 30 हो गया, प्लस 5 35, तो ये 15 होगा ना, 35 और 15 50 पगलू रे। अच्छा सर जी सही कह रहे हो सर जी, 15 ही तो होगा है कि नहीं भाई, टोटल 50 ग्राम, टोटल मास थोड़ी पैदा हो जाएगा। अरे वाह, एट एनी टाइम टोटल मास रिमेंस कांस्टेंट। अच्छा यही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, इसके भी और नहीं पूछता है, ठीक है। ये देखो 90%, ये भी 90% नहीं किया, क्यों भैया सबने क्यों नहीं किया पगलू। अब अगला आ जाओ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको ईमानदारी से समझना, इन्हीं में गलती करते हैं बेटा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इन्हीं में बच्चा गलती करता है, आपने नहीं करनी मेरे बेटा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अब सर ये क्या होता है इससे, तो बिल्कुल ना घबराना, दिल थाम के बैठो मेरे बच्चों। कराऊं, करा दूं, हाँ सर जी करा दो, तो चलो मैं कराता हूं, सब लोग अब सुनते जाना। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन समझने के लिए, हाँ हाँ यार एसी चल रहा है, बहुत ठंड लग रही है मेरे को। तो चलो शुरू करते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है कराऊं, ठीक है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, सारे लोग ध्यान से सुनते जाना। कोई भी कंपाउंड है बेटा दुनिया का, ध्यान से सुनो, पूरा फोकस यहाँ पर, ये रट जाना चाहिए, आज के बाद इसमें गलती नहीं करनी। दुनिया का कोई भी कंपाउंड है, मान लो H2O ही है, ठीक है H2O ही है, ठीक है सर। तो H2O क्या किसी एक ही सोर्स से प्राप्त कर सकते हो आप, नहीं सर। H2O के तो बहुत तरीके हैं सर, हम इनको इसको हम रिएक्शन से भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट करके। सर इसको हम डायरेक्ट नदी से भी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल। जमीन में से भी प्राप्त कर सकते हैं H2O को डायरेक्ट, बिल्कुल। बारिश से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ भी सोर्स हो वाटर का सोर्स कुछ भी हो किसी भी कंपाउंड का, उसमें हमेशा जो एलिमेंट चिपकते हैं, एलिमेंट में प्योर एलिमेंट जो चिपकते हैं, वो एक फिक्स वेट रेशियो में चिपकते हैं। तो पानी चाहे नलके से ला, चाहे बाल्टी से ला, चाहे नदी से ला, चाहे समुद्र से ला, पानी में हमेशा फॉर्मूला तो ये पानी का, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स वेट रेशियो में चिपके हुए हैं। देख इसमें 2 हाइड्रोजन एटम, हाँ तो दो हाइड्रोजन एटम का वजन 2 AMU, हाँ एक ऑक्सीजन एटम का 16 AMU, तो 2:16 के वेट रेशियो में ही चिपकेंगे, व्हाटएवर मे बी द सोर्स ऑफ वाटर। ये कहता है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में एलिमेंट्स एक फिक्स्ड वेट रेशियो में चिपकते हैं। तो वाटर में H2O में हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाँ है ना, तो वो हमेशा एक फिक्स्ड वेट रेशियो में चिपकेंगे वाटर में। फॉर एग्जांपल फिर से रिपीट करवा देता है, अगला कंपाउंड ले ले। कंपाउंड क्या होता है, जब दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम चिपकते हैं तो कंपाउंड बनता है। जैसे मान लीजिए CO2 में क्या कार्बन एक एलिमेंट है, प्योर एलिमेंट, ऑक्सीजन, दो एलिमेंट चिपके हैं, दो एलिमेंट के एटम चिपके हैं तो कंपाउंड है, ठीक है सर। अब CO2 को तो आप 100 1000 तरीके से प्राप्त कर सकते हो,
बहुत सोर्स है इसके, बट कार्बन डाइऑक्साइड जब भी होगा तो कार्बन का एक एटम दो ऑक्सीजन एटम से चिपकेगा, एक कार्बन एटम का वजन 12 एमयू, एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16 एमयू, तो दो ऑक्सीजन एटम का वजन 16 दूनी 32 एमयू। तो CO2 में व्हाटएवर मे बी द सोर्स ऑफ CO2, किसी भी रिएक्शन से बनाओ, किसी भी सोर्स से प्राप्त करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट CO2 में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन 12:32 के वेट रेशियो में ही चिपकेंगे। यही है डेफिनेट प्रोपोर्शन, या इसी को कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं। तो घबराइयो मत, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब बोला समझ में आया तो मेरे को बेटा यहां मुस्कुरा के दिखा दे। तू मुस्कुरा के नहीं दिखा रहा, कम ऑन मुस्कुरा देना मेरे बच्चों। रौनक शफी, डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन सेम बात होती है। तो ये अब क्या कहता है समझ में आ गया कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में एलिमेंट्स एक डेफिनेट फिक्स्ड वेट रेशियो में कंबाइन करते हैं, व्हाटएवर मे बी द सोर्स ऑफ दैट कंपाउंड। पर्टिकुलर कंपाउंड में दो एलिमेंट्स का या तीन एलिमेंट जिस वेट रेशियो में चिपकेंगे वो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, कांस्टेंट वेट रेशियो होता है, व्हाटएवर मे बी द सोर्स ऑफ कंपाउंड। बोल समझ में आ गया? अरे सर जी वाह, मजा आ गया। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यही कहता है, इट स्टेट्स दैट दैट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड ले लो, इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड एलिमेंट्स, आपको पता है डिफरेंट एलिमेंट चिपक के कंपाउंड बनाते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड वेट रेशियो, कंबाइन इन अ फिक्स्ड वेट रेशियो, इन अ फिक्स्ड वेट रेशियो, इन अ फिक्स्ड वेट रेशियो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उस कंपाउंड का सोर्स क्या है, इररिस्पेक्टिव किसी भी प्रकार के सोर्स से प्राप्त हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ कंपाउंड, सोर्स ऑफ दैट कंपाउंड। मतलब हर कंपाउंड का अपना उसमें एलिमेंट एक फिक्स्ड वेट रेशियो में चिपकते हैं। आगे बात समझ में? बस इसमें एक पंगा आ जाता है, इसमें कहां भी ये फेल हो जाता है, जहां आइसोटोप यूज हो जाते हैं जैसे H2O, और बेटा ऑक्सीजन का एक वो होता है 18 वाला आइसोटोप। तो देख है ये वाटर, ये है वाटर, है ना, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी ले या फिर ऐसे D2O। अब देख यहाँ दो हाइड्रोजन एटम का वजन 2, एक ऑक्सीजन एटम का 16, 2:16 के वेट रेशियो में चिपक रहे हैं वाटर। ये भी बेटा ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ड्यूटेरियम ये होता है एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2, एक ड्यूटेरियम का मास 2, तो 2 का हो गया 4, ऑक्सीजन ओहो दोनों ही वाटर है। बस मेरे बेटा आइसोटोप आ गया तो उससे फिक्स वेट रेशियो नहीं रहा, वाटर है, दोनों ही वाटर है। इसको बस अलग दिखाने के लिए हैवी वाटर बोल देते हैं। हाँ दोनों वाटर। तो देख अब जबकि वाटर में तो 2:16 के रेशियो होना चाहिए, 4:16, तो आइसोटोप वाले केस में है ना, आइसोटोप्स वाले केस में हाँ ये लागू नहीं होता, अदरवाइज हमेशा लागू होता है। बोल आगे बात समझ में? ये देखो यहाँ पे प्रज्वल और अदिति जी का वार्तालाप चल रहा है। ओ भाई साहब मैं वैसे एक चीज बताऊं बेटा, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे, बट पता है मैंने एक चीज ये देखी है कि जैसे जैसे मतलब विद टाइम, मतलब ना एक जैसे होता है बच्चों की आंखों में जनरली जो सीनियर बच्चे होते हैं आंखों में एक शर्म होती है या एक जनरली टीचर के प्रति एक रेस्पेक्ट होती है, बट मैं इस बार देख रहा हूँ कुछ बच्चे ना ज्यादा मतलब हुड़दंगबाजी ज्यादा नहीं है, ये कुछ नहीं 5-7-10 बच्चे हैं वो इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। मेजॉरिटी बच्चे आप में से सारे बहुत सिंसियर हैं, सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं, बट नहीं वो लगे हुए हैं अपना। नहीं मेरे बेटा ना कर, नुकसान हो जाएगा, तो बर्बाद हो जाएगा, ऐसे नहीं करना बेटा। हाँ तो चलो भाई, तो भाई ठीक है मेरे बच्चों, बोलो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी आत्मा में समा गया। हाँ सर जी, हाँ कब वैलिड नहीं है? हाँ सर तब वैलिड नहीं है जब आइसोटोप आ जाए सेम एलिमेंट का कोई, तो फिर कंपाउंड तो सेम ही है। हाँ बहुत बढ़िया सर। तो ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बस होता क्या पता होना चाहिए। अब अगला आ जाओ जी, अगला क्या है बेटा, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अच्छा अच्छा हाँ तो सुन 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 मेरे पगलू, सुन ध्यान से सुन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? सिंटू सिंटू कुमार कह रहा है क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? अरे क्योंकि यहाँ कर रहे हैं ये बात बताई तो कहां से होगी पढ़ाई? चैट सेक्शन में कोई ढूंढ रहा है तो चलो भाई आप सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। रिया पीपीएम पीपीपी अभी होगा, बट मुझे क्योंकि नॉर्मल फ्राइडे क्लास होती है तो अभी बच्चों ने बोला कि सर कल क्लास नहीं है, शायद इनको आया होगा नोटिफिकेशन कल, वैसे कल लेबर डे है तो लेबर डे के दिन शायद नहीं होती है क्लासेस, मतलब फर्स्ट में, हाँ तो फर्स्ट में के दिन नहीं होती है क्लासेस, है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ताकि टेस्ट में अगर आ जाए, क्योंकि ये भी है टेस्ट के सिलेबस में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अगर इनकेस अगर आ गया कोई क्वेश्चन तो तुम्हें आना चाहिए। बाकी सारा जितना है वो सब हो चुका है मेरा, देखिए फ्राइडे तक मैं सारा खत्म कर देंगे इस चीज को, मतलब जो टेस्ट का सिलेबस है, बट फ्राइडे को नहीं, तो इसलिए मैंने तो पीपीएम पीपीपी भी होगा। अरे वो स्टोइशियोमेट्री भी है पगलू। हाँ चलो अब ध्यान से देखना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सुनो, नाम से ही पता लग रहा है, पूरा फोकस यहाँ इसमें बच्चे गलतियां करते हैं, आपने नहीं करनी, ध्यान से सुन ले। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट मिलते हैं वो मिलके एक से ज्यादा प्रकार के कंपाउंड बना सकते हैं, मतलब दो एलिमेंट चिपक के एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। हाँ इसको ऐसे समझ, जैसे आप और आपका एक दोस्त, क्या आप हमेशा जब साथ रहते हो क्या एक ही जैसा बिहेव करते हो? नहीं, कभी जब पढ़ने बैठते होगे तो पढ़ने वाले दोस्तों का एक जोड़ा दिखता है कि देखो पढ़ रहे हैं, बट कहीं तुम दोनों जब तुम मार्केट में मिलते हो तो तुम्हारा एक अलग ही दोनों का एक ऑरा होता है, तो एक अलग जोड़ा दिखता है हमें, अलग ही बिहेवियर। ओ मतलब दो एलिमेंट चिपक के एक से ज्यादा प्रकार के कंपाउंड बना सकते हैं, समझ। जैसे दो एलिमेंट लिए मैंने, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है सर, दो एलिमेंट आपस में चिपक के, बेटा ये चिपक के नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनता है, इनसे ही चिपक कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनता है, और भी बहुत बनती है। हाँ ओके है ना, तो दो ही ले ली मैंने, तुम्हारा दो एलिमेंट ने मिलके दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए। ओके सर सही बात है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके NO भी बनाते हैं, NO2 भी बनाते हैं। अब कहता क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल, कितना तो आगे समझ में कि दो एलिमेंट मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, बिल्कुल सर बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अब सब लोग ध्यान से देखेंगे, NO और NO2, ठीक है, दो एलिमेंट ने मिलकर दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए। अब देखिए क्या कह रहा है कि किसी एक का वेट रेशियो निकाल, देख ध्यान से देख, वेट रेशियो, नाइट्रोजन एक एटम 14, ऑक्सीजन एक एटम 16, नाइट्रोजन एक एटम 14, ऑक्सीजन के दो एटम 16 दूनी 32, तो यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब दो एलिमेंट मिलकर दो कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें एक का जो फिक्स वेट है
दूसरे के जिस वेट से चिपकेगा वो वेट सिंपल रेशियो में होंगे, सिंपल रेशियो में होंगे। ओ यस, 16 दूनी 32 सिंपल रेशियो में, मतलब इसी का मल्टीपल होगा। ओहो यस, एक का फिक्स वेट दूसरे के जिन वेट से चिपकेगा वो वेट्स एक दूसरे के किसी मल्टीपल में आएंगे, सिंपल रेशियो में आएंगे। बोल आगे बात समझ में, सच्ची बोल, बात समझ में आई तो अंगूठा दिखा दो, कम ऑन। कम ऑन मेरे बेटा, देखना 16 दूनी 32, एक का फिक्स वेट दूसरे के जिन वेट से चिपकेगा वो वेट एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल होंगे, वो सिंपल रेशियो में होंगे। आगे बात समझ में। और चल दोबारा करता हूं, दिल थाम के बैठ और दिल थाम के बैठ। अब जैसे कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर, कॉपर एंड ऑक्सीजन मिलकर सीओ भी बनाते हैं, Cu2O भी बनाते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। अब है ना, दो एलिमेंट में मिलकर दो से ज्यादा कंपाउंड होना है या, है ना। हाँ, तो अब ध्यान से देखो मेरे बेटा, ध्यान से देख। कॉपर 63.5, ऑक्सीजन 16, यहां दो कॉपर है तो 63.5 का डबल हो गया 127, 16। एक का फिक्स वेट दूसरे के जिन वेट से चिपकेगा वो वेट सिंपल मल्टीपल में होंगे, सिंपल रेशियो में होंगे दूसरे के। यस 63.5, यस एक का फिक्स वेट दूसरे के जिन वेट से चिपकेगा वो वेट सिंपल रेशियो में होंगे। बोला आगे बात समझ में, आगे मेरे बच्चे। और देख और फिर से प्रूव कर मेरे बेटा, तू घबरा मत ना, बिल्कुल मत घबरा, ठीक है भाई। मान सुन 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 सुन, हाँ H2O होता है, हाँ सर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है, यहाँ वेट रेशियो निकाल ले, हाइड्रोजन का 2 का वजन 2, एक ऑक्सीजन 16, इस वेट रेशियो में चिपक रहे हैं। हाइड्रोजन 2 का 2, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16, 2 का हो गया 32। तो एक का फिक्स वेट हाइड्रोजन का, दो फिक्स वेट दूसरे के जिन वेट से चिपकेगा वो वेट सिंपल रेशियो में होंगे, सिंपल मल्टीपल होंगे, 16 दूनी 32। यस सर, बोल आया समझ में, समझ में आ गया, आ गया समझ में, शाबाश बोलो ना। हाँ सर जी अच्छे से, सेम 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 सेम, सी और CO2 में देख ले। यस सर, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, इसमें कार्बन का 12, 16, ऑक्सीजन का 2 है तो 16 दूनी 32। एक का फिक्स वेट दूसरे के जिन वेट से चिपकेगा वो वेट सिंपल रेशियो में होंगे, होल नंबर रेशियो में होंगे। हाँ सर जी सही कह रहे हो सर, 16 दूनी 32। बोल आगे समझ में, यही है मेरे बेटा, यही है मेरे बच्चों, क्या यही है मेरे बच्चे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आगे मेरे बच्चे को समझ में, और झूठ ना बोलो। चलो भाई, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या समझ में आया, तो इसको लिखवा देता हूं अंग्रेजी में, ठीक है। अंग्रेजी में इसको अपन लोग लिखवा देते हैं, फिर आपने मजा आ जाएगा, ठीक है भाई। हाँ तो ये कह रहा है, इट स्टेट्स दैट टू एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, ठीक है, टू और मोर कंपाउंड्स, देन फिक्स्ड वेट of one element, fixed weight of one element that combines with weights of another element, weights of another element which are in simple ratio, which are in simple ratio, वो simple ratio में होते हैं मेरे बेटा। बोल अभी बात समझ में, हाँ चलो भाई, तो मेरे बच्चे ईमानदारी से बोल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आ गया, बिल्कुल टुच्चा है, वहां टुच्चा है बिल्कुल। अब इसके बाद आता है मेरे बेटा एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा एवोगैड्रोस लॉ, हाँ तो चला अब आजा अगला लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ये क्या कहता है, इसको बहुत ध्यान से देखियो मेरे नन्हे मुन्ने। एवोगैड्रोस लॉ, वो सारे लॉ आ गए ना समझ में, है कुछ है थोड़ी इसमें पगलू चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ बहुत ही आसान है, सुनना, ये तो आपने प्रूव भी किया हुआ है, इसको रखने की जरूरत नहीं। चल इधर आजा, आजा, इसको प्रूव किया हुआ है आपने। मान लिया अभी एचटीपी पर है हम, ठीक है, एचटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है। मैंने मान ली यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ये 22.4 लीटर है, ठीक है सर, ठीक है। मैंने ले ली ऑक्सीजन गैस, ये भी 22.4 लीटर है। चलो आप मुझे बताओ इसके कितने मोल है, इसके कितने, हाइड्रोजन गैस के कितने मोल है, ऑक्सीजन गैस के कितने मोल है, जल्दी से बोल दे मेरे बेटा। ये देखो यार, मलिक जाकिर नाम का है बच्चा एक, है कितने मोल है, मोल मोल। अब पता है एसटीपी या एनटीपी पर दुनिया की कोई भी गैस, तो दोनों में प्रेशर टेंपरेचर सेम है। हाँ दोनों एसटीपी पर लिया, दोनों में प्रेशर टेंपरेचर सेम है। ओह तो मुझे पता है एसटीपी पर कोई भी गैस का एक मोल 22.4 लीटर घेरता है, तो यहां भी गैस एक मोल है, यहां भी गैस एक मोल है, तो यहां भी मतलब कितने पार्टिकल होंगे गैस के, 6 × 10 की पावर 23 पार्टिकल होंगे, यहां भी 6 × 10 की पावर 23 पार्टिकल। अब क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कब बोलते हैं, अरे जब दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं। हाँ तो कहने का मतलब यही है, कहने का मतलब अगर दो गैस सेम प्रेशर टेंपरेचर पे हैं तो इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन ले ध्यान से सुन ले। अगर दो गैस सेम प्रेशर टेंपरेचर पे है तो उनके इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ उनके पार्टिकल होते हैं, ठीक है, पार्टिकल होते हैं। बोल आगे बात समझ में, झूठ मत बोल, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ यही है, if two gases are at same pressure and temperature then equal volumes of those two gases contain equal number of particles। अब जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल ही हो, क्योंकि गैस तो हीलियम भी होती है ना, इसमें मॉलिक्यूल थोड़ी है, तो एटम है, तो उस गैस के पार्टिकल। ओके सर जी, आगे बात समझ में। हाँ चलो, तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, हमें समझ में आ गया, प्रूव कर दिया हमने। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ gases present at same pressure and temperature contain equal number of gas particles, बहुत बढ़िया, बोलो आगे बात समझ में। हाँ वो जल्दी बोलो, बहुत बढ़िया, शाबाश मंशा। तो इस इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रेजेंट एट सेम प्रेशर एंड टेंपरेचर, तो इक्वल वॉल्यूम है तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स होंगे। आगे बात समझ, बहुत बढ़िया, शाबाश।
अब मेरे बच्चों इसमें 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 अब हम एक और करते हैं। खैर वो स्टोइशियोमेट्री के बाद होता है, जब स्टोइशियोमेट्री कराऊंगा ना तो गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम होता है ना। हाँ, गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। बट ये समझ में कब आएगा, जब मैं आपको स्टोइशियोमेट्री कराऊंगा। अभी बस लिखवा देता हूं, ठीक है ना। हाँ, क्या पता टेस्ट में आ जाए, है ना, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था टेस्ट सिलेबस में। गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, क्योंकि मैं रटवाने में बिल्कुल विश्वास नहीं करता कुछ भी, मेरे को हर चीज समझानी है। इसने एवोगाड्रो लॉ तो समझ में आ गया आपको, ऐसा है प्रूव कर दिया हमने उसको, ठीक है भाई। तो गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, इसको बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा जी, ठीक है सर जी, देख लेंगे अपन ध्यान से। गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। अब क्या कहता है ये गेल-लुसैक्स लॉ, करें, सुनो, बहुत ही आसान है। अब जैसे देख बेटा, अभी स्टोइशियोमेट्री में आप करोगे, दुनिया में कोई भी रिएक्शन आपका बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अगली क्लास से कुछ करेंगे अपन शुरू, ठीक है सर। जैसे मान लो गैसेज जो कंबाइन करती है ना, मान लो हाइड्रोजन गैस, अच्छा, ऑक्सीजन गैस, और इन्होंने दिया मान लो H2O गैस, ठीक है सर। दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बहुत ही आसान है। देख बैलेंस का पहले यहाँ एक ऑक्सीजन एटम है, यहाँ दो है। ये स्टोइशियोमेट्री की बात पूरा समझ में आएगा, बस याद कर लेना है, ठीक है ना। ओके सर, दो ऑक्सीजन एटम, दो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो दूनी चार हो गए, ठीक है सर। तो मेरे बेटा ये कहता है कि गैसेज जो आपस में कंबाइन करती है ना, वो वॉल्यूम के रेशियो में कंबाइन करती हैं। तो जैसे ये दो लिखा हुआ है, इधर एक, तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि 2 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर ऑक्सीजन से चिपक रही है। ओके, 2 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर ऑक्सीजन से चिपक रही है, मतलब गैसेज कंबाइन इन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ओके सर, गैसेज डू कंबाइन, है ना, गैसेज जो कंबाइन करती हैं आपस में, गैसेज कंबाइन इन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अच्छा, तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं मेरे बेटा, कैसे पढ़ सकते हैं कि 2 लीटर हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 1 लीटर ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। तो बस यही है इसका मतलब, हाँ सिमरन शबीर, तो ईमानदारी से बोलो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये और गहराई में आएगा जब स्टोइशियोमेट्री कराऊंगा, वहां पे गैस यूडियोमेट्री होता है। तो ये बस ध्यान रखना, कोई भी गैसेस कंबाइन करती हैं आपस में कंपाउंड बनाती हैं, और गैसेस जो कंबाइन करती हैं वॉल्यूम के रेशियो में कंबाइन करती हैं, ठीक है ना। हाँ, उनके होल नंबर रेशियो में कंबाइन करती है, पक्का। तो मेरे बेटा अब ईमानदारी से बताओ, आज देखने मजा आ गया होगा, है आज तो सर सारी चीज बड़ी आसान लगी सर, क्यों, क्योंकि आज सब थ्योरी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर सब अच्छे से आ गया मेरे बच्चों को समझ में। हाँ सर, सिग्निफिकेंट फिगर में अच्छे से आ गया। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत ही टुच्ची चीज है, जितना उससे पूछ सकता है बेटा वो आपने कर लिया है, उसके बियॉन्ड उससे वो नहीं पूछता है, ठीक है ना। हाँ, स्टोइशियोमेट्री बहुत फोड़ू तरीके से अपन करने जा रहे हैं, तो अगली क्लास में हम मिलेंगे तो करेंगे अपन पीपीएम पीपीपी पार्ट वाला पार्ट करेंगे, और कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन करेंगे, है ना, और फिर स्टोइशियोमेट्री अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री मतलब रिएक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन। ओके सर जी, तो बता आज की क्लास की सारी चीज आ गई ना मेरे बेटा समझ में। अब तुम्हारे टेस्ट सिलेबस तक का सारा मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। टेस्ट देना बढ़िया से, है ना, आसान है, कुछ वो नहीं होगा, आराम से फोड़ दोगे मेरे बेटा, है ना। तो चलो, तो मेरे बेटा अब हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। तुम अब टेस्ट देना, बढ़िया से टेस्ट देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, और तुम लोगों को मॉड्यूल मिल गया, नहीं मिल गया तो मंगा लेना, है ना। अगर मॉड्यूल तुम्हें मंगाने का तरीका नहीं पता तो ये कुछ लिखा हुआ है, देख लो क्या है ना। तो मॉड्यूल से प्रैक्टिस करनी आसान हो जाती है, ठीक है, तो इससे आप देख लो, है ना। और तो मेरे बच्चों, तो हमें क्या करना है अब कंसंट्रेशन टर्म अब मेरे बच्चों कर ले, ठीक है ना। हाँ, मैं पता एक चीज और सोच रही हूँ, वो मैं कर लूँ। हाँ चलो ठीक है, मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 से कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन कर लेना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कर लेना, अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन कर लेना। ओके सर, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन कर लेना मेरे बेटा, ठीक है मेरे नन्हे मुन्नू। तो भाई बच्चों, इसी के साथ अच्छा आज क्या आ गया ना सारा कुछ, एक एक चीज थ्योरेटिकल पूरा, आज थ्योरेटिकल ज्यादा हो गया, ठीक है, ठीक है, वो भी होना जरूरी है, क्योंकि 60% न्यूमेरिकल आते हैं फिजिकल में, 40% थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल भी होना चाहिए। और न्यूमेरिकल में तुम देखो, विश्वास मानो मेरे बेटा, आपका लेवल काफी इंप्रूव हुआ है। तुम जब पहले दिन आए थे तुम्हें नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक निकालने नहीं आते थे, और आज तुम काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो। ये पता नहीं लगता है, धीरे धीरे जादू होता है, और धीरे धीरे न्यूमेरिकल करने की क्षमता आपकी इंप्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे मेरे बेटा अच्छे से पढ़ते रहो, मचाते रहो। टेस्ट है कर देना, पहला टेस्ट है, आराम से करना, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलो